आज हम संगठन में नेतृत्व लीडरशिप क्या है इस पर चर्चा करेंगे। नेतृत्व से हमारा तात्पर्य प्रशासनिक नेतृत्व से है, जिसमें संगठन के कर्मचारियों का नेतृत्व करना होता है, जिसमें लक्ष्य सुस्पष्ट और पूर्व निर्धारित होते हैं। जिस संगठन में नेतृत्व जितना प्रखर होता है, उसमें नियम, कानून और कायदों की पालना के साथ साथ संचार, पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्णय प्रक्रिया भी सरल होती है। नेतृत्व से संगठन प्राणवान हो जाता है। नेतृत्व वास्तव में संगठन की जान या मस्तिष्क है। कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थ: नेतृत्व एक व्यक्ति या समूह द्वारा अन्य सहयोगियों को एक निर्धारित लक्ष्य बिंदु की ओर ले जाने की क्रिया है। यहाँ दबाव, जोर जबरन के स्थान पर नेतृत्व का व्यवहार अनुगामियों को प्रभावित करता है। कंटज और ओडोनेल के अनुसार नेतृत्व एक सामान्य लक्षण की प्राप्ति के लिए लोगों को सहयोगी बनने हेतु समझाने की प्रक्रिया है। मिस फॉलेट कहती हैं कि नेता वह व्यक्ति है जो संपूर्ण स्थिति को देख सकता है, जो स्थिति को उद्देश्य तथा नीतियों के संदर्भ में देख सकता है, जो एक स्थिति को विभिन्न स्थिति के साथ जोड़कर देख सकता है और जानता है कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कैसे जाया जाए। मेटकोफ कहते हैं कि नेता वह है जो समूह में शक्ति प्रदान कर सकता है, जो पहल को आगे बढ़ाना जानता है। वह जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार सहयोग कैसे प्राप्त किया जाए। प्रशासनिक नेतृत्व में अनुयायियों को भय, आतंक, आज्ञा और लोकप्रियता के साथ साथ प्रेम और सहयोग की भावना से संगठन को लक्ष्य प्राप्त करना होता है। कई बार करिश्मे द्वारा भी नेतृत्व प्रदान किया जाता है। करिश्मे में अंधभक्ति और भावनात्मक श्रद्धा का पुट अधिक होता है। नेतृत्व के कार्य: मिस फॉलेट ने नेतृत्व के 3 प्रमुख कार्य बताए हैं: समन्वय, लक्ष्य को परिभाषित करना और भावी स्थिति को समझना। जैसे पहला है पहल करना, दूसरा नीति, नियम, कानून और लक्ष्यों की व्याख्या करना, तीसरा संगठन संबंधी निर्णय लेना, अपने अनुयायियों में नैतिक उत्साह, उमंग और शक्ति पैदा करना, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करना, संगठन के विकास में योगदान देना और अपने अनुयायियों और संगठन के विस्तृत हितों की रक्षा करना। नेतृत्व के गुण: नेता के गुणों पर ही नेतृत्व की सफलता निर्भर करती है। एक अच्छे नेता में निम्न गुण होने चाहिए: पहला शारीरिक सामर्थ्य, दूसरा मानसिक क्षमता, तीसरा नैतिक गुण जैसे आत्मविश्वास, धैर्य, ईमानदारी, सच्चाई और उच्च चरित्र आदि। बहुमुखी व्यक्तित्व जैसे अच्छी समझ, पहल शक्ति, सामान्य बुद्धि, चातुर्य, वाक शक्ति एवं प्रेरणा शक्ति, प्रबंधकीय क्षमता, ज्ञान और अनुभव, निर्णय शक्ति और अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की योग्यता और संगठन और उसके अवयवों के प्रति निष्ठा। अब हम देखेंगे संप्रेषण। किसी भी संगठन में संप्रेषण का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, संचार, क्योंकि सूचनाएं संचार या संप्रेषण के माध्यम से ही उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी और निम्न अधिकारी से उच्च अधिकारी तक पहुंचाई जाती है। सूचनाएं जितनी जल्दी और सही तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं, कोई भी संगठन उतना ही अच्छा और तीव्र गति से कार्य कर पाता है। तो आइए हम देखते हैं संप्रेषण, कम्युनिकेशन। महत्व: प्रशासन में संचारण या संप्रेषण का अति महत्वपूर्ण स्थान है। मिलेट के अनुसार यह प्रशासकीय संगठन की रक्तधारा है। पिफनर कहते हैं कि संप्रेषण संगठन के हृदय के समान है। संचारण से संगठन में सहकारिता, सहभागिता तथा मिलजुल कर सहयोग से कार्य करने की भावना पनपती है। संचारण या संप्रेषण का अर्थ: मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। सामान्य भाषा में संचारण व्यवस्था का अर्थ सूचना या संदेश भेजने की व्यवस्था से लिया जाता है, लेकिन प्रशासन में संप्रेषण का व्यापक अर्थ लिया जाता है, जिसके अंतर्गत इसमें विचार विनिमय, विचार विमर्श तथा मिलजुल कर कार्य करना आदि बातें भी शामिल हैं। मिलेट के अनुसार संचार संयुक्त उद्देश्य के लिए संयुक्त जानकारी है। मिलेट आगे कहते हैं कि संचारण का उद्देश्य संगठन के सदस्यों में सहयोग एवं सहमति पैदा करना होता है। संचार की अनिवार्यता: हैरी के अनुसार स्वयं को सूचित रखना, एक दूसरे में विश्वास उत्पन्न करना, अनुभव के आधार पर सामान्य आधार की खोज करना, परिचित शब्दावली का अधिकाधिक प्रयोग करना, संदर्भ के लिए आदर करना, अधिक से अधिक व्यक्तियों को आकर्षित करना
उदाहरणों व दृश्य सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग करना एवं प्रतिक्रियाओं को कम करने व रोकने का प्रयास करना। संचारण के प्रकार। पहला, औपचारिक। इसमें अधिकारी अपने अधीनस्थों को सूचना तथा आदेश देता है जिसमें उन्हें अपने कार्य को अच्छे ढंग से करने और समझने में मदद मिलती है। दूसरा, अनौपचारिक, इनफॉर्मल। इस प्रकार का संप्रेषण प्राय मौन होता है। जैसे अगर अधिकारी किसी कर्मचारी के कार्य से असंतुष्ट हो तो वह उससे बोलना बंद कर दे या उसके प्रति उदासीनता प्रकट करे, उसे इस बात का एहसास करा देता है। इसी प्रकार क्लब, संघ या अन्य अवसर पर कानून, कायदों और नियमों से परे हटकर परंपराओं और अन्य औपचारिक वार्ता के माध्यम से भी संप्रेषण किया जा सकता है। आंतरिक। इसका परस्पर संबंध संगठन में कार्यरत कर्मचारियों और संगठन के मध्य होता है। एक्सटर्नल, बाह्य। इस प्रकार के संप्रेषण से हमारा तात्पर्य जनता जनार्दन और संगठन के बीच संबंध से है। दो अलग अलग विभागों के बीच संप्रेषण भी बाह्य संप्रेषण का ही उदाहरण है। ऊपर की ओर संप्रेषण, अपवर्ड कम्युनिकेशन। इस प्रकार के संप्रेषण में लिखित या अलिखित प्रतिवेदनों के आधार पर कर्मचारी अपनी समस्याओं और शिकायतें और सुझाव एक प्रश्न पेटी या सुझाव पेटी में डाल देते हैं, जिनका उचित निराकरण अधिकारी वर्ग करने की कोशिश करता है। कई बार कर्मचारियों और अधिकारी वर्ग की संयुक्त समितियां गठित कर दी जाती हैं, जिससे संबंधित समस्याओं का हल मिलजुल कर ढूंढ लिया जाता है। पांचवा, नीचे की ओर संप्रेषण, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इस व्यवस्था से कर्मचारियों को संगठन के कायदे, कानून, नियम व उप नियमों की व्यवस्था से समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, बुलेटिन, मैनुअल, विज्ञप्ति, चित्र और चार्ट आदि द्वारा सूचना प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सम्मेलन, गोष्ठियों आदि के माध्यम से एक संगठन दूसरे संगठन के साथ परामर्श कर समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। सामूहिक चर्चा, ग्रुप डिस्कशन पद्धति से भी यह संभव है। इसमें कर्मचारियों के विचार और सुझाव उभर कर सामने आते हैं। संचार के तत्व। संचार की समस्या का अध्ययन तभी पूर्ण होगा जब उन तत्वों का विश्लेषण कर ले जिनसे मिलकर संप्रेषण होता है। इसके प्रमुख तत्व निम्न प्रकार है। पहला, संचारक। संचारित व्यक्ति जब संदेश को स्वीकार करता है तो वह भेजी गई सूचना तथा भेजने वाले को एक साथ मिलकर स्वीकार करता है। दूसरा है सामग्री। जो सूचना या सामग्री भेजी जा रही है वह कितनी स्पष्ट, विश्वसनीय और उपयोगी है, यह भी आवश्यक है। तीसरा है भाषा। भाषा सरल, सीधी और सुगम संप्रेषण में ही प्रभावकारी हो सकती है। माध्यम। तीन प्रकार के माध्यमों से संदेश दिया जा सकता है। पहला है श्रव्य, जैसे रेडियो, फोन, सम्मेलन, साक्षात्कार और गोष्ठी। दूसरा है दृश्य, जैसे लिखित परिपत्र, रिपोर्ट, पुस्तिकाएं, पोस्टर और बुलेटिन आदि। तीसरा है श्रव्य और दृश्य, जैसे टीवी, वीडियो, चलचित्र, व्यक्तिगत प्रदर्शन आदि। संचारित। वह व्यक्ति जिसे सूचना दी जाती है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है तथा मनोवैज्ञानिक पर्यावरण ग्रहणशीलता पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रेमपूर्ण वातावरण में आपसी विश्वास से संचारण ज़्यादा अच्छा, प्रभावशाली एवं स्थायी होता है। संचार को सुगम बनाने के उपाय। पहला, संचार के माध्यम की निश्चित जानकारी होनी चाहिए। संचार की रेखा छोटी हो तथा पद सोपान के प्रत्येक कर्मचारी को इससे अवगत रखा जाना चाहिए। कर्मचारी योग्य एवं कुशल हो। संचार विश्वसनीय हो। संचार स्पष्ट, समानुकूल और पूर्ण हो। सामग्री पूर्ण सूचनाओं, तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित हो। निश्चित भाषा और शैली में हो जो स्पष्ट और आकर्षक हो। संचारित का ध्यान आकर्षित किया जा सके। संचार में बाधाएं। कई बार संचार में अनेक बाधाएं आती हैं जिसके कारण कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। प्रमुख बाधाएं निम्न प्रकार। पहला, अस्पष्ट भाषा या मोटे रूप से अपरिचित भाषा और शब्दावली संचार में बाधा डाल सकते हैं। अतः संचारक और संचारित दोनों की समझ में आने लायक भाषा शैली का प्रयोग किया जाए। उच्च एवं निम्न पदाधिकारियों से दूरी और अपने को श्रेष्ठ समझना। तीसरा, पद सोपान के स्तर अधिक होने से संचार में देरी हो जाती है जिससे कई बार संचार बेअसर हो जाता है। संचार रिक्तता, कम्युनिकेशन गैप एक बड़ी समस्या या बाधा है जिसे हर संभव तरीके से दूर करना चाहिए। पांचवा, भौगोलिक दूरी भी कई बार संचार में बाधक हो सकती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि संचार आज के संगठन की जान है, अतः इसे प्रभावी बनाने के लिए सभी भागीदारों को पूरा सहयोग देना चाहिए। थैंक यू।